हेलो, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। ये हिंदी की क्लास रोज़ रात्रि 8 बजे ये हिंदी की क्लास रोज़ रात्रि 8 बजे स्पेशल यूपी पुलिस यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 37 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नए पैटर्न पर नए बिल्कुल न्यू क्वेश्चन हिंदी के, जो रात्रि 8 बजे आपको मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी का आज का मॉडल पेपर। आज के हिंदी के मॉडल पेपर में पहला प्रश्न है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सीरीज यदि आप रोज़ लगाते हो तो आने वाले जो एग्ज़ाम है यूपीपी का, ये काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। ये सीरीज काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। आइए डेली हम लोग रात्रि 8 बजे ये काम मिलकर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? जिसका जन्म अंडे से हो उसे क्या कहते हैं? अंडज। अंडज, उसे अंडज कहते हैं। ये घटना चक्र की एक सीरीज में करा रहा हूं और ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है आपके लिए, जरूर लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थी शब्द क्या है? अमृत अनेकार्थी, तो अमृत का अनेकार्थी क्या है, क्या नहीं है? अमृत का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। अमृत का अनेकार्थी स्वर्ण होता है, पारा होता, दूध, लेकिन अमृत का अनेकार्थी मोती नहीं होता। आंसर सही होगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमृत लाल नागर एक उपन्यासकार हैं। इन्होंने मानस का हंस कथा वस्तु लिखी है। ये किसके जीवन परिचय पर आधारित है? किसके जीवन पर आधारित है? तो ये अमृत लाल नागर द्वारा ये उपन्यास जो लिखा गया है, मानस का हंस, ये तुलसीदास का मानसिक विकास इस पर आधारित है। तुलसीदास बहुत बड़े कवि हुए हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में आए खाली स्थान का सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। यहाँ जो खाली स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा? तो बुजुर्गों की क्या खराब कर रखी है? बालू, दिमाग, सूरत, मिट्टी। तो बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। मिट्टी, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग दिमाग करेंगे, दिमाग नहीं, मिट्टी खराब कर रखी है। मिट्टी खराब का अर्थ क्या है? देखिए, मिट्टी खराब का अर्थ है दुर्दशा करना। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया, इसकी व्याख्या दी गई। देखिए ध्यान से, खाली स्थान के लिए सही शब्द आजकल नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी। यहाँ मिट्टी खराब करना मुहावरे का अर्थ है दुर्दशा करना। बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी। आइए देखते हैं, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाना, इसका मतलब होता है सुख से रहना, सुख चैन से रहना। वो तो चैन की बंसी बजाता है। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, और भी मुहावरे हैं। चैन की बंसी बजाना, सुख से रहना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, 9 2 11 होना, भाग जाना।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन हैं? ये कृति है और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसे मिला है उस कवि का नाम बताइए। रघुवीर साय को लोग भूल गए हैं, इस कृति के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8 से 12 प्रश्न। अनुच्छेद पढ़कर बताइए। आर्टिकल पढ़ना है। गद्यांश दिया गया है, पढ़िए गद्यांश। सॉल्व करते हैं इसको। निम्नलिखित कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है। ध्यान से सुनिएगा, एक गद्यांश अनिवार्य रूप से यूपीपी में आना है और उस गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसलिए गद्यांश को हम ये सोच के इग्नोर नहीं कर सकते कि बोरिंग है। गद्यांश बोरिंग होता है, लेकिन हमें उसका अभ्यास करना है। देखिए, निम्नलिखित कविता निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध पर्याय के रूप में संदर्भ की रचना है। निबंध क्या है? पर्याय के रूप में। मैं पहुंच जाता हूं भाई। निबंध पर्याय के रूप में, ध्यान से सुनिए, पर्याय के रूप में संदर्भ रचना है और प्रस्ताव का उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्य आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। सर्वाधिक प्रचलित शब्द कौन सा है? निबंध। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। निबंध को ऐसे कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्री सिद्धांतों का तार्किक व्याख्या दी जाती है। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तित्वता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल है। मोटे रूप से स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। स्वाधीनता मनुष्य का कैसा भाव है? केंद्रीय। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं। सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग का इतिहास के बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। आइए अब इससे संबंधित 5 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो ये गद्यांश में ज्यादा सा कौन सा शब्द किसके बारे में बोला गया है? निबंध क्या है? इसका गद्यांश है निबंध क्या है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से माना जाता है? निबंध का प्रारंभ भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग से। अगला प्रश्न देखते हैं। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? देखो कौन सा असत्य कथन है। तो इसके जो 2 ऑप्शन है वो इधर है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इस 10वें नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर है वो असत्य कौन सा है? ये वाला डी। वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्ति या व्यक्तित्व का गुण समान नहीं होता। वर्तमान काल में गुण समान नहीं है, ये असत्य है।
आप गद्यांश पढ़ के देख लेना बाद में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव। ये गद्यांश से प्रश्न है। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है? स्वाधीनता। स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतेंदु और उनके युग, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। कौन सा सत्य कथन है? तो इसमें सत्य कथन है बी वाला। हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा आरंभ होती है। ये बी वाला सत्य कथन है। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? उसी समय का, जैसे मैं कहूं कि जिस समय बारिश हो रही थी उसी समय पिताजी घर आए, तो उसी समय का मतलब है तत्कालीन। उस समय का मतलब क्या है? उस समय का मतलब है तत्कालीन। आगे चलते हैं। अब ये गद्यांश के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कृत प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी क्रिया जो कृत प्रत्ययों से बनी हो क्या कहलाती है? कृदंत। ऐसी क्रिया कृदंत कहलाती है। आइए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है कि श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वो हो गए उठकर खड़े, पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें देखिए, श्री कृष्ण के सुन अर्जुन, क्रोध शब्द, और क्रोध किसका स्थायी भाव है? रौद्र का। रौद्र रस है इसमें, रौद्र रस। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम भेद उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? क्या ये पूर्ण विराम है? बिल्कुल सही है। क्या ये अल्प विराम है? बिल्कुल सही है। क्या ये उद्धरण चिन्ह है? बिल्कुल सही है। क्या ये योजक चिन्ह है? नहीं, ये योजक चिन्ह नहीं है। योजक चिन्ह कैसा होता है? योजक चिन्ह तो ऐसा होता है, ऐसा। तो कौन सा सुमेलित नहीं करता? आंसर सही होगा सी, योजक चिन्ह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द क्या है? ये जो खाली स्थान है यहाँ भरना है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, खाली स्थान, नाम श्याम है। तो जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। यहाँ पर उसका भरा जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। देखते हैं। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? चाबुक निबंध किसने लिखा है? चाबुक निबंध किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक बात ध्यान रखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतकारी, क्रांतकारी कवि भी कहते हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भोर विहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये भोर विहान निशांत सुबह, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? प्रभात, सुबह, ये प्रभात के पर्यायवाची। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तुलसी कृत,
तो क्या होगा? तुलसी से कृत, तुलसी से कृत, या कह दें तुलसी के द्वारा कृत, तो द्वारा। करण कारक, अगर पूछा जाता तो इसमें करण कारक होता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वाक्यांश के लिए सही जोड़ नहीं है? जो सही जोड़ नहीं है उसे बताइए। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो मापा ना जा सके उसे अपरमेय कहते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो अनुकरण करने योग्य हो उसे विश्वसनीय कहते हैं, नहीं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं, अनुकरणीय, उसे अनुकरणीय कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर डी, क्योंकि ये गलत है और गलत ही पूछा गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है, जो भेदा ना जा सके, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो भेदा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अभेद, अभेद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्याल उरग पन्नग किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ब्याल उरग पन्नग किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सांप के पर्यायवाची शब्द हैं, सांप। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में वाच्य बताइए। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, एक कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य। जहाँ पर वाक्य में नहीं लगा हो वाच्य के अनुसार उसमें भाववाच्य होता है, भाववाच्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? कौन सा उपन्यासकार है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? तो ये उपन्यासकार है मनु भंडारी। मनु भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, मनु भंडारी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थी शब्द का जोड़ नहीं है? शब्द और उनके अनेकार्थी का सही जोड़ नहीं है, कौन सा है? तो इसका क्या होगा? अंक, चिन्ह, भाग, ये सही है। कोट, किला, एक प्रकार का पत्र। बलि, उपहार और कर, बलि को कहते हैं। लेकिन सर, श्रद्धे और तालाब, ये सर में तालाब तो होता, श्रद्धे नहीं होता। यही आंसर होगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये क्या मतलब है? पढ़िए फिर समझ आएगा। व्यंजन वर्गों के तीसरे और चौथे और 5वें व्यंजन वर्ग सघोष हैं, बिल्कुल सही है। असत्य पूछा गया। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं, बिल्कुल सही है अघोष। समस्त स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी स्वर सघोष ध्वनियां हैं। सभी विसर्ग सघोष हैं, गलत है, गलत है। सभी विसर्ग सघोष नहीं है, गलत है। और यही इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करिए। सही वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, नहीं, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, अनेक, अनेकों कभी नहीं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, देखते हैं ये सही हो सकता है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम, ये भी गलत है। श्री कृष्ण का अनेक नाम है, ये भी गलत है। हमारा सही आंसर होगा बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं।
आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, धातु। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन कौन सा है? ऐसे व्यंजन जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, नासिका से बोले जाते हैं, वो व्यंजन कौन सा है? न, ये नासिक व्यंजन है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। 31 प्रश्न कहता है, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए हुआ? दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच। आगे चलते हैं, कवि तथा उनकी रचनाएं, ये प्रश्न आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो जो सुरेंद्र वर्मा थे, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 में मिला था, 1996 में। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है? निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। कौन सा सही वाक्य है? वे धीमी स्वर बोला, क्या ये सही है? गलत है। वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला, ये भी गलत है। बोला नहीं, बोले। वे धीमी स्वर में बोला, ये भी गलत। वह धीमे स्वर में बोले, ये सही है, आंसर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 34। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह में कौन सी विभक्ति मिलती है? मोक्ष प्राप्त का अगर समास विग्रह किया जाए तो कौन सी विभक्ति मिलेगी? इसका समास विग्रह होगा मोक्ष को प्राप्त, विभक्ति होगी को, मोक्ष को प्राप्त विभक्ति होगी को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं, एक दो प्रश्न और बचे होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सांप छछूंदर की गति होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? सांप छछूंदर की गति होना, असमंजस में पड़ना, असमंजस में पड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पढ़िए और बताइए। 36वां प्रश्न, अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति, बिल्कुल सही है। श्लेष एक शब्द दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, बिल्कुल सही है। उत्प्रेक्षा उपमेय उपमान की कल्पना है, संभावना प्रकट की, बिल्कुल सही है। संदेह जहां उपमान में नहीं, ये संदेह नहीं है, ये गलत है, यही आंसर होगा। आगे चलते हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न, हमारा आखिरी प्रश्न है, भाव विलास और रस विलास किसकी कृति है? भाव विलास और रस विलास किसकी कृति है? देव, ये कवि देव थे, इनकी कृति है। तो आज हमने 37 प्रश्न किए। ये 37 प्रश्नों की सीरीज रोज रात्रि 8 बजे आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। आप आइए, हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, अभ्यास कीजिए UPP स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। हमारा आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल। धन्यवाद।